मुजफ्फरनगर में कोतवाली नगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उन 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने चेकिंग के दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो पर हूटर बजाते हुए पुलिस और आम लोगों को रौंदने की नियत से गाड़ी दौड़ाई और भागने की कोशिश की। यह घटना शिव चौक की है, जहां पुलिस ने तुरंत पीछा कर जिला अस्पताल के दूसरे गेट के पास स्कॉर्पियो सहित 4 आरोपियों को पकड़ लिया। सभी आरोपी बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर स्कॉर्पियो वाहन को सीज किया गया है। पुलिस टीम की तत्परता से एक बड़ी वारदात टल गई। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, कल चेकिंग का एक आदेश हुआ था, जिसके परिदृश्य में SP सिटी और उनकी टीम जो है शिव चौक के आसपास चेकिंग कर रही थी। 9:30 बजे के आसपास रात की बात है। उसमें एक स्कॉर्पियो ब्लैक रंग की जो उसमें 4 लड़के बैठे हुए थे और उन्होंने जो है पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया तो पुलिस को वो छुड़ा करके भाग गए। बाद में जब पुलिस ने पूरा उसको जो है वायरलेस के माध्यम से अवगत कराया तो पूरी पुलिस टीम ने जो है उसको घेर के उसको पकड़ा गया है और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 4 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए, जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं। इसमें नाम है पुष्कर, तरुण, प्रियांशु और बंस। और इसमें जो है पुष्कर की ये गाड़ी थी उसके पिता के नाम पर, और इसमें एक व्यक्ति जो प्रियांशु, उसका आपराधिक इतिहास है गोली चलाने का, कोतवाली वहाँ के हल्दौर थाने में, जनपद बिजनौर में। और इस संबंध में एक अभियोग यहाँ पर जो है पुलिस मुजम्मत का दर्ज किया गया है कोतवाली सदर में, और नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुजफ्फरनगर में दहेज प्रथा के खिलाफ एक शानदार उदाहरण सामने आया है, जहां बुढ़ाना तहसील के नगवा गांव निवासी दूल्हे अवधेश राणा ने शादी के दौरान दुल्हन पक्ष की ओर से दिए जा रहे 31 लाख रुपए के भारी भरकम दहेज को हाथ जोड़कर लौटा दिया। बैंक्वेट हॉल में मौजूद सभी मेहमानों ने इस नेक कदम पर तालियां बजाकर दूल्हे की सराहना की। दुल्हन अदिति की पारिवारिक परिस्थितियों के बीच यह फैसला और भी बड़ा संदेश देता है। अवधेश राणा का कहना है कि दहेज प्रथा समाज को खोखला करती है और किसी पिता की पूरी जिंदगी की कमाई भी इसकी पूर्ति नहीं कर पाती, इसलिए इसे पूरी तरह खत्म होना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनका रिश्ता सिर्फ 1 रुपए से शुरू हुआ था और वही उनकी सोच की मिसाल है। मुझको लगता है कि असम के मुख्यमंत्री जी ने या वहाँ की सरकार ने एक वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ की स्थिरता और लगातार घुसपैठिए, उन सबको लेकर के निर्णय लिया होगा। और मुझको लगता है कि स्वागत के अभिनंदन के हो गया। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि श्री अखिलेश यादव जी ने अगर ऐसा कहा है तो क्या वो इस अर्थव्यवस्था को, प्रदेश की यहाँ की डेमोग्राफी को, यहाँ के संविधान को, यहाँ की कानून व्यवस्था को लगातार स्थिरता के क्षेत्र में झोंकना चाहते हैं? वो पहले उन्होंने EVM को हैक करने का आरोप लगाया, और वो SIR पर भी आपत्ति कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार के चुनाव आए हैं उसको लेकर के अखिलेश यादव जी बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, और उनको लगता है कि तुम्हारी ज़मीन सरक रही है। इस प्रदेश का मुसलमान भी इस बात को जानता है कि अखिलेश यादव जी उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनके शिक्षा के क्षेत्र में, उनकी नौकरी के क्षेत्र में, उनको संवैधानिक अधिकार दिलवाने के क्षेत्र में जब उनको सरकार में रहने का मौका मिला वो कुछ नहीं पड़ रहा है। ना IIM खुले, ना मेडिकल कॉलेज खुले, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, और केवल उनका तुष्टीकरण करके वोट लेने का काम करते रहे। आज उनको विभिन्न प्रकार के प्रोपेगेंडा करके उनको भगाने का काम करते हैं। तो मुझको लगता है बहुत ही अमर्यादित है, बहुत ही असंवैधानिक है। और अखिलेश यादव जी को SIR पर इतनी ही आपत्ति है तो अपने लोगों को टेलीफोन करके, अपनी वीडियो के माध्यम से, अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से वो ये कहें कि कोई भी व्यक्ति वोट बनवाने नहीं जाएगा। तो वोट बनवाने के लिए लोग लाइन लगा खड़े हैं और SIR पर टिप्पणी भी कर रहे हैं। यानी निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक संस्था है, तो उसके ऊपर टिप्पणी करना ये ना लोकतंत्र के लिए ठीक है, ना समाजवादी पार्टी के लिए ठीक है, और ना प्रदेश की डेमोग्राफी के लिए ठीक है। मुजफ्फरनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक चाचा पर आरोप है कि उसने सालों पहले मर चुके 3 व्यक्तियों को जीवित दिखाकर उनके नाम से फर्जी एफिडेविट तैयार कराए और 15 करोड़ की जमीन को आबादी घोषित करवाकर कब्जाने की साजिश रची। पीड़ित परिवार ने पुलिस जांच से असंतुष्ट होकर SSP कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि मृतकों की मौत को कई साल बीत चुके थे, फिर भी उनके नाम पर दस्तावेज तैयार कराए गए। SP ग्रामीण आदित्य बंसल का कहना है कि मामला गंभीर है, मुकदमा दर्ज हो चुका है और विस्तृत जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकरण आया था जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों द्वारा जो है फर्जी जो है एफिडेविट लगा दिए गए। जो लोग मर चुके हैं उनके भी एफिडेविट लगा लिए गए और उसमें कुछ लाभ लेने का प्रयास हुआ। इसमें CO भोपा की जांच के उपरांत श्रीमान SSP सर द्वारा इसमें गैरेज से इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। थाना भोपा पे मुकदमा पंजीकृत है और उसमें डिटेल जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है
और विवेचना उपरांत जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुजफ्फरनगर के शुभतीर्थ स्थित हनुमत धाम में 7 दिसंबर को देश की पहली सनातन धर्म संसद आयोजित होने जा रही है, जिसके लिए हिंदू संघर्ष समिति युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। कार्यक्रम में देश भर से महामंडलेश्वर, संत, विचारक, लेखक, समाजसेवी, किसान, उद्यमी और अन्य वर्ग के लोग शामिल होंगे। सत्यप्रकाश रेशु के निवास पर हुई प्रेस वार्ता में बताया गया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रोच्चारण, दीप प्रज्वलन और शंखनाद के साथ सुबह 10 बजे होगा। समिति ने बताया कि 38 संगठनों का सहयोग मिल रहा है और आवास, भोजन, सुरक्षा तथा व्यवस्था की तैयारियां लगातार चल रही हैं। सनातन धर्म संसद का उद्देश्य देश में एकता, विकास, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। सनातन धर्म संसद लगभग 48 संस्थाओं की एक संस्था है, जिसके बैनर के नीचे 7 दिसंबर को रविवार के दिन हनुमत धाम सुखतीर्थ में सब लोगों को एकजुट करने के लिए बुलाया गया है, ताकि इस देश को पुनः विश्व महाशक्ति बनाया जा सके। ये जो देश को विकास की जरूरत है, युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन की जरूरत है, गौओं को संरक्षण की जरूरत है, महिलाओं को नारी उत्थान की जरूरत है, शिक्षा में नया स्वरूप लाने की जरूरत है, आतंकवाद को समाप्त करने की जरूरत है। इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे हमने आपको अपनी लिखित प्रेस वार्ता के स्वरूप में दिया है, उसमें डिटेल में दिया गया है। हिंदू संघर्ष समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन आज हमारे बड़े भाई समाज सेवी सत्यप्रकाश रेशु जी के निवास पर किया गया। देवराज पवार जी हमारे जिले के मुख्य समाज सेवी, हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक ललित मोहन शर्मा जी, अमित गुप्ता जी और हमारे संगठनों के सभी सम्मानित अध्यक्षगण यहाँ उपस्थित रहे। सनातन धर्म संसद का ये कार्यक्रम आने वाली 7 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 बजे हमारे धार्मिक पौराणिक स्थल सुखतीर्थ के हनुमान धाम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सनातन धर्म की कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होगी। पूरे भारतवर्ष से 17 महामंडलेश्वर इसमें सहभागिता करेंगे। उन पूज्य महाराज और महामंडलेश्वरों के सानिध्य में प्रस्ताव पास होंगे, जिसे भारत सरकार के राजपुरोहित जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी को भेजा जाएगा। और हमारा ये दबाव रहेगा सरकार पर, सनातन धर्म के इन विषयों को, इन मुद्दों को तत्काल पास कर और अविलंब इन्हें लागू करें। और हम आपके चैनल के माध्यम से हिंदू संघर्ष समिति आह्वान करती है, निवेदन करती है, आग्रह करती है सभी सनातनी वीर वीरांगनाओं से कि धर्म के इस यज्ञ में, सनातन धर्म के इस यज्ञ में आकर अपनी आहुति देने का कार्य जरूर करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में अपनी भागीदारी करेंगे। कांग्रेस पार्टी का पूरे देश से सफाया हो गया है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शन हो रहे हैं, वहां कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो गया। बिहार में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आने वाले दिनों में यूपी, गुजरात चुनावों में भी और तमिलनाडु में हर स्टेट से कांग्रेस का सफाया हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस बहाने ढूंढती है, कांग्रेस इस किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाती है। कांग्रेस को देश की जनता ने नकार दिया है, कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है। अब कांग्रेस का वजूद पूरे तरीके से निस्ते नाबूद हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस तरीके से पूरे देश को एक सूत्र में बांधा है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, वो अपने आप में एक अतुलनीय कार्य है। भारतीय संस्कृति को मोदी साहब ने और भारतीय पुरातन परंपराओं को मोदी साहब ने पुनर्जीवित किया है। इसके लिए पूरा देश मोदी साहब का आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद करता है।